इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर, हरिद्वार का दौरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 12 बजे नौकरा ग्रांट बुग्गावाला पहुंचेंगे सीएम धामी और आपको ये जानकारी दे देंगे प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं। फल, सब्जी, मशरूम का प्रोसेसिंग प्लांट है। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां पर हरिद्वार के दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर एक प्रोसेसिंग प्लांट है और प्रोसेसिंग प्लांट का शुभारंभ करने वाले हैं। ये प्रोसेसिंग प्लांट फल, सब्जी, मशरूम के लिए जो प्लांट है वो बनाया गया है, जहां पर पैकिंग और प्रोसेसिंग के जो काम है वो सभी काम किए जाने हैं। तो एक तरफ रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम मुख्यमंत्री की तरफ से उठाया गया है कि ये प्रोसेसिंग प्लांट जिसका शुभारंभ आज होना है, इस प्लांट में फल, सब्जियां, मशरूम की खेती, इसे प्रोसेस करना, इसकी पैकिंग करना और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अब कर्मचारियों की भी तैनाती होगी, जिससे रोजगार को लेकर एक और ये बड़ा अवसर उन्हें मिलेगा। हितेश त्यागी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हितेश, बताया जा रहा है कि 12 बजे हरिद्वार दौरे पर होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ जानकारी, उनके आगमन को लेकर क्या तैयारियां? हितेश, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संवाददाता तक संपर्क नहीं हो पा रहा फिलहाल, लेकिन बड़ी खबर ये लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर दी है। हरिद्वार का दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का और 12 बजे नौकरा ग्रांट बुग्गावाला पहुंचेंगे। फिर यहां से प्रोसेसिंग और पैकिंग प्लांट का शुभारंभ होगा। ये प्लांट जो है वो फल, सब्जी, मशरूम का प्लांट तैयार किया गया है और इसमें अब आने वाले दिनों में फल, सब्जियां और इसके अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें जो है, जो कहा जा सकता है कि दुर्लभ चीज़ें जो हर जगह आसानी से नहीं मिलती हैं, वो यहाँ पर उगाई जाएंगी और उसका उत्पादन यहाँ होगा और उसे पैक करना और इसके साथ ही साथ उसकी बिक्री के लिए यहाँ से माल को तैयार करना, ये सारे काम जो है इस प्लांट के तहत किए जाएंगे। हितेश एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। हितेश, कहा जा रहा है कि 12 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री हरिद्वार और वहां पर किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है? तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है संवाददाता तक। हरिद्वार के दौरे पर अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वहीं दूसरी तरफ सहयोगी संजय पुंडेर इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्योंकि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और क्या तैयारी की गई है और जिस प्लांट का शुभारंभ होगा, किस तरह से इस प्लांट को तैयार किया गया, आगे कैसे काम किया जाएगा इस प्लांट में? एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि बुग्गावाला के नौकरा ग्रंट में एक कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है कि राज्य के मुखिया लगातार ही सभी जनपदों के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनके रोजगार को लेकर तमाम प्रयास कर रहे हैं और यही वजह है कि आज एक फल, सब्जी, फूड पैकेजिंग का उद्घाटन किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि इस प्लांट के लगने से स्थानीय लोगों को ही नहीं, अन्य राज्य के लोगों को भी यहाँ पर जो रोजगार मिलेगा। हालांकि इनके दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो कई दिनों पहले से ही की गई है। स्थानीय प्रशासन लगातार ही यहाँ पर निरीक्षण कर रहा था। हालांकि कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच जाएंगे और सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ कड़े इंतजाम किए गए हैं। नीतू, ऐसे में जो ये प्लांट तैयार किया गया है और जिसका जिक्र हम भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में रोजगार भी इस प्लांट में मिलेगा, क्या कहा जा रहा है, कितने मजदूरों की भर्ती हो सकती है, किस तरह से आगे कारोबार चलेगा इस प्लांट के तहत जिसका शुभारंभ आज होना है? देखें तो MV फूड पैकेजिंग के द्वारा यह प्लांट लगाया गया है और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए खासकर इस प्लांट को लगाया जा रहा है। और जिस तरह से शुरुआती दौर में यहाँ पर सैकड़ों युवा काम करेंगे और कई
जो क्षेत्र है यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। हालांकि नोकरा ग्रंथ ऐसा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को रोजगार देने का यहाँ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि रोजगार के साथ साथ जो यहाँ के लोग होंगे उन्हें फल सब्जी आदि जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ से मिल सकेगी। ठीक है संजय, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर 2015 को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है कि 2015 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती पर तलवार जो है वो लटकी हुई है। दारोगा भर्ती मामले की विजिलेंस जांच की जाएगी और 2015 में 339 दारोगा की ये भर्ती हुई है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा था। जांच का गृह विभाग को ये प्रस्ताव भेजा गया है। गृह विभाग ने जांच के विजिलेंस को आदेश दे दिए हैं। तो पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को ये प्रस्ताव भेजा और फिर उसके बाद गृह विभाग ने विजिलेंस को यह आदेश जारी किया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। 2015 का मामला बताया जा रहा है और सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर ये पूरा मामला, जहां सब इंस्पेक्टर भर्ती पर अब तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दारोगा भर्ती मामले में विजिलेंस अब जांच करेगी। 339 दारोगा की भर्ती हुई थी 2015 में और जो भर्तियां हुई हैं वो मान्य तरीके से नहीं हुई हैं, इसीलिए इस पूरे मामले की जांच अब विजिलेंस की टीम करेगी। हितेश इस वक्त मेरे साथ एक बार फिर से सहयोगी जुड़ गए हैं। हितेश, अगर आवाज मिल रही है आपको मेरी तो मुझे बताइए, क्योंकि विजिलेंस के लिए कह दिया गया है कि अब इस पूरे मामले को विजिलेंस की टीम देखेगी। यह आदेश गृह विभाग की तरफ से मिल चुका, कैसे जांच की जाएगी और ये पूरा मामला जरा एक बार समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से UKSSC के मामले में विस्फोट हुआ है उसी तरीके से अब जांच है, जांच के जो दायरे हैं वो बढ़ गए हैं। और 2015 में जिस तरह से दरोगा भर्ती का ये मामला सामने आया था, इस पर भी रोक लगा दी गई है। इसकी जांच जो है वो विजिलेंस को सौंप दी गई है, क्योंकि UKSSC में लगातार ताबड़तोड़ STF कार्रवाई कर रही है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो भी भर्ती हुई है अब तक उनकी सभी की जांच STF को और विजिलेंस को सौंप दी है। क्योंकि कल जिस तरह से विधानसभा में बैकडोर से भर्तियों का मामला सामने आया था, जितने भी VVIP लोग थे, जितने भी मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, सभी के PRO OSD विधानसभा में बैकडोर से नियुक्त की गए हैं। और जिस तरह से ये मामले सामने आए तो यहाँ की जो सियासत के जो गलियारे हैं उनमें हड़कंप मच गया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लोगों को प्राइवेट तरीके से बैकडोर से विधानसभा में भर्ती किया गया है। और जिस तरह से दरोगाओं की जो भर्ती का मामला है ये भी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी, 339 सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर ये पूरा मामला हितेश सामने आया है और अब ऐसे में गृह विभाग को जो प्रस्ताव भेजा गया उस पर मंजूरी मिल चुकी है। अभी तक इस मामले में कितनी कार्रवाई हो चुकी है और मुझे ये भी बताइएगा क्योंकि मामला बहुत पुराना है, 2015 का है, तो क्या जांच अब एक नए सिरे से होती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल नीतू, ये जांच अब बिल्कुल नए सिरे से होगी, क्योंकि जिस तरह से दरोगा भर्ती मामले में जांच के आदेश दोबारा दिए गए हैं तो कहीं ना कहीं ये कड़ी UKSSC से भी जोड़कर देखी जा रही है। ये कड़ी अब विधानसभा से भी जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि जो ये भर्तियों के जो तार हैं हाकम सिंह के रिश्तेदारों से भी जुड़ रहे हैं और कई इसमें भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। आने वाले दिनों में कई सफ़ेदपोश नेता भी अब बहुत जल्द गिरफ्त में हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास। उधर UKSSC पेपर लीक मामले में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं। हर दिन एक नए आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। इस मामले में राजनीतिक गलियारों में भी खूब चर्चाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ हाल ही में पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आयोग को भंग कर देने की पैरवी की थी, लेकिन शुक्रवार को जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका ये बयान बिल्कुल जायज था। लेकिन पुलिस की STF टीम बेहतर काम कर रही है। अगर मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं तो जांच को होने देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब देहरादून में चल रहे तमाम कोचिंग सेंटर पर भी नकेल कसने की जरूरत है। जिस तरह से इसमें गिरफ्तारियां हो रही हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा एक माफिया तंत्र है, जो आयोग से लेकर जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही हैं, जो एजेंसियां जो पेपर तैयार कर रहे हैं, जो पेपर प्रिंट कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर, एक बहुत बड़ा तंत्र है कि जो इसको प्रभावित कर रहा है और एक तरह से अन्याय कर रहा है हमारी नई जनरेशन के साथ में। STF उस पर जांच कर रही है, अच्छा काम कर रही है
और मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है तो तह तक इसमें सरकार पहुंचेगी। उधर 4 सितंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेसी हल्ला बोल करेंगे। वहीं उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि 2 सितंबर तक महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा, जिससे कि महिलाओं को दिल्ली रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन के लिए ले जाया जा सकेगा। ऐसे में ज्योति रौतेला ने कहा कि इस कार्यकारिणी को लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं। जल्द ही सूची हाईकमान को भेजी जाएगी और 4 सितंबर से पहले ही प्रदेश में नए कार्यकारिणी का गठन भी कर दिया जाएगा। कि 2 सितंबर तक हमारी कार्यकारिणी का गठन हो जाए और 4 सितंबर को जो दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली है उसमें महिला कांग्रेस की हर जिले से महिलाएं वहां पहुंचे। तो लास्ट अप्रूवल मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं भेज रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम 2 सितंबर तक यहाँ प्रदेश में और जिले की जो कार्यकारिणी है वो दे देंगे। तो रामलीला मैदान में कांग्रेसी हल्ला बोल करेंगे। हितेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, 4 सितंबर की योजना बनाई गई है जब कांग्रेस जो है दिल्ली पहुंचेंगे। जो महिला अध्यक्ष जिन्होंने कहा है कि तमाम महिला कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जाएगा, किस तरह की रणनीति कांग्रेस की तरफ से अब तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए वैसे तो लगातार कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लगातार हल्ला बोल प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर ही रही है। तो वहीं एक बार फिर जिस तरह से महंगाई को लेकर बिगुल बजाने की तैयारी में है इस बार कांग्रेस, और लगातार जो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में 10,000 की संख्या तय यहाँ से की गई है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, उनके नेतृत्व में प्रत्येक जिले में बैठकें हो रही हैं। और जैसा कि रौतेला ने बताया, ज्योति रौतेला ने साफ तौर पर कहा है कि अपनी कार्यकारिणी का गठन भी बहुत जल्द कर देंगे, जिससे कि महिलाओं की भागीदारी भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने में सुनिश्चित की जाए। जी, तो रामलीला मैदान में कांग्रेसी एक बार फिर से हल्ला बोल करते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, क्योंकि काफ़ी समय से बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कांग्रेस जो है वो अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और इसके साथ ही साथ बता दें कि सरकार को हमेशा घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जोरदार तरीके से कांग्रेस जो है सरकार पर अपनी बातों को नहीं थोप पा रही है। अब देखना यह है कि इस बार प्रदर्शन किस तरह का होगा। हितेश, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में अव्वल आने के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधारभूत ढांचे, आंगनबाड़ी केंद्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों को और मजबूती प्रदान करने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। जिला अधिकारी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। बता दें कि इस पूरे मामले पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी और कई अधिकारी मौजूद रहे। संजय पुंडेर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से ये बैठक की गई, इस बैठक से निष्कर्ष क्या निकला है? देखिए नहीं तो लगातार ही राज्य में रोजगार हो या फिर विकास कार्य हो या फिर तमाम राज्य सरकार की योजना हो, लगातार ही इन्हें बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। और हमने देखा है कि अब हर जनपद में जो जिला अधिकारी है वो लगातार ही बैठक कर रहे हैं, जो सामाजिक संगठन है और समूह है सभी के साथ मिलकर बैठक कर रहे हैं और रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि धन नगरी हरिद्वार में भी लगातार बैठकें जारी है। जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादे किए थे, अब उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है और यही वजह है कि अब हरिद्वार में लगातार ही बैठक की जा रही है और विकास कार्य और तमाम राज्य सरकार की योजना धरातल पर उतारने का कार्य किया जा रहा है। नीतू, तो बैठक की गई, आधारभूत ढांचे पर विचार विमर्श किया गया है, अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे और अब देखने वाली बात ये है कि दिशा निर्देश के बाद कब से काम जो है वो किया जाता है। संजय, आप बने रहिएगा, फिर से लौटेंगे हम आपके पास। उधर यूके एसएससी पेपर लीक मामले में 24वीं गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है। आरोपी केंद्रपाल की गिरफ्तारी हुई है। धामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है ये आरोपी, और पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से थे गहरे संबंध। कई तरह के पेपर लीक करने का केंद्रपाल पर आरोप लगा है। पेपर लीक करने के बदले ये मोटी रकम लेता था। उधर एसटीएफ जल्द पहुंच सकती है अंतिम कड़ी तक, क्योंकि यूपी के नकल माफिया पर भी एसटीएफ की नजर बनी हुई है। अब देखिए, जो उत्तराखंड में यूके एसएससी का ये पूरा मामला, जिसमें एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, अब एक बड़ी गिरफ्तारी कहा जा सकता है कि हुई है। और इस
गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं और अब तो उत्तराखंड से ये पूरा मामला यूपी भी पहुंच चुका है, क्योंकि यूपी में भी जो नकल माफिया है उस पर भी एसटीएफ की नजर है। गौरव वासुदेव इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। गौरव, यूकेएसएससी पेपर लीक मामला जो इस वक्त उत्तराखंड में सुर्खियों में है, इस पर कई गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर समझ सकते हैं कि बड़ी पूछताछ के बाद कुछ और ऐसे माफिया, कुछ और ऐसे आरोपी जो कि गिरफ्त में आने वाले दिनों में हो सकते हैं। जी देखिए, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अब तक ये जो मामला है इसमें तकरीबन 26 गिरफ्तारी आज सुबह तक इसमें हो चुकी है। हाँ। और अब इसमें जो एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी जो बताई जा रही है उस व्यक्ति का नाम है राजेश चौहान। राजेश चौहान वो व्यक्ति है जो लखनऊ में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका मालिक बताया जा रहा है, जहाँ पे यूकेएसएससी के पेपर छपते थे। वहीं से जो ये पेपर सारी लीक की जो कड़ियां हैं इनको एसटीएफ ने धीरे धीरे करके जोड़ा है। मैं आपको बता दूं कि पहले भी कई बड़े लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन राजेश चौहान इसकी मुख्य भूमिका इस पूरे कांड में बताई जा रही है। जी, और ऐसे में देखिए कनेक्शन अब उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच चुका है। मैं आपको रोकना चाहूंगी, अजय सिंह एसएसपी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। क्या आप हमें वो इनपुट बता सकते हैं कि एक के बाद एक जो ये 26 गिरफ्तारियां हुई हैं और जो अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था ये शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में भी अगर कोई जानकारी आप दे पाए कि कैसे इसकी गिरफ्तारी हो पाई? हाँ देखिए, ये 22 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर ये मुकदमा दर्ज हुआ था और इसकी जांच में अब तक 26 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो हमारे यूकेएसएससी के माध्यम से परीक्षा हुई थी उसमें 26 गिरफ्तारी हुई है। चूंकि इसमें मेन कड़ी तक पहुंचने में हमें थोड़ा समय लगा, क्योंकि बहुत सारे लिंक से पेपर आगे निकलता था और इसके बाद वो छात्रों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, जिसका सेंटर एक तरह से धामपुर में भी था जहाँ नकल कराई जाती थी और अन्य जगह पर भी बनाया हुआ था जहाँ पर इनके लोग जगह जगह छात्रों को बुलाकर पेपर सॉल्व कराकर सेंटरों पर छोड़ा करते थे। क्योंकि लास्ट तह तक हमें जाना था, पहले ही इनके कर्मचारी इस कंपनी के आ रहे हैं, जो कंपनी है लखनऊ की, ये और भी जगह प्रिंटिंग का काम करते हैं, परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड में भी जुड़े हुए हैं। तो उस तह तक जाने में हमें थोड़ा वक्त लगा और इसमें जो उनका मेन ओनर है राजेश चौहान, उसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ एक अन्य परीक्षा में भी जो सचिवालय की परीक्षा भी विगत साल हुई थी उसका भी केस रजिस्टर्ड किया गया, उसमें भी एक गिरफ्तारी की गई है, जिससे जो भी इसी कंपनी का आउटसोर्स का कर्मचारी था, जिसके द्वारा जो आयोग के अंदर से ही पेन ड्राइव के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी में निकाला गया था। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आयोग के अंदर इनकी पैठ होना या इस कंपनी को जो व्यापक पैमाने पर प्रिंटिंग का काम करते हैं, क्योंकि अब ये लखनऊ का भी बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस में काम कर रहा था, तो क्या इस वक्त आपका जो संपर्क है उत्तर प्रदेश पुलिस से भी है? क्या कोई वहां पर भी जानकारी पहुंचाई गई है कि वहां पर भी किसी तरह की जांच होनी चाहिए ये नकल माफियाओं के खिलाफ? महत्वपूर्ण होगा कि जो ये कंपनी है, जो कि मैंने बताया कि उत्तराखंड में प्रिंटिंग का और परीक्षाओं की से जुड़े हुए हैं, तो अन्य ये भी पूर्ण संभावना है कि ये अन्य प्रदेशों में भी परीक्षाओं से जुड़े हो सकते हैं, किसी आयोग से जुड़े हो सकते हैं या अन्य कोई गोपनीय कार्यों में जुड़े हो सकते हैं। तो नेचुरल सी बात है, जांच का विषय है। इसमें अभी चूंकि अभी प्रारंभिक गिरफ्तारी अभी की गई है इसकी, और साक्ष्यों का कलेक्ट होने के बाद लगता है कि इसको बड़े लेवल पर शेयर किया जाएगा, तो नेचुरल सी बात है उसको शेयर किया जाएगा। लेकिन आज की डेट में ये इम्पोर्टेंट है कि इस कंपनी के द्वारा किन किन जगहों पर अपने गोपनीय कार्यों को किया जा रहा था, चाहे परीक्षा से रिलेटेड हो, ये महत्वपूर्ण बात है जो आने वाले समय में क्लियर हो पाएगी। अजय जी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि जब इस तरह का ये पूरा मामला उत्तराखंड में इस वक्त सुर्खियों में है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहां से भी कई ऐसे नकल माफिया सामने आ सकते हैं। तो क्या इस तरफ भी आप लोग सोच विचार कर रहे हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि इस पूरे मामले को लेकर संदिग्ध बने हुए हैं, तो जल्द ही हो सकता है कि वहां पर भी आपकी कार्रवाई हो? देखिए, इसमें कार्रवाई हो गई थी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक से, जिनके माध्यम से भी इस पेपर को अन्य छात्रों को दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें और इस पर नजर रहेगी। जैसे जैसे हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं हम उसको कलेक्ट करके कार्रवाई करें। तो इसमें एक कोचिंग संचालक और उसके माध्यम से जो 7-8 छात्रों को पेपर लीक कराया गया था, उन सभी की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। छात्रों को अभी हमने बयान लिया है, अभी उनकी अरेस्टिंग नहीं करी है। 26 गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी गिरफ्तारियां ये हुई हैं। क्या इनसे कुछ खुलासे भी हो पाए हैं जो कि आपको आगे इस पूरे मामले में जांच करने में मदद मिले? कुछ डॉक्यूमेंट्स भी क्या मिले हैं आपको? तो विवेचना का पार्ट है, क्योंकि हमने जिस माध्यम से पेपर आउट होता था या पर्सनली हेड टू हैंड जाता था, उस सारे माध्यम की कड़ी को हम ऑलमोस्ट जोड़ चुके हैं।
अब हमारा मेन फोकस है कि अन्य क्या और जगह कोई अनियमितता हुई हो उसको भी फोकस कर रहे हैं। इसमें भी कुछ लोग ऐसे मास्टरमाइंड अभी बचे हुए हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी शेष है। तो एक बार जब सारी कड़ी A to Z हमारी जुड़ जाएगी तो फिर हम बताने की स्थिति में होंगे कि कहाँ तक पूरा दायरा है। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए अजय जी बहुत शुक्रिया आपका। तो पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से गहरे संबंध बताए जा रहे हैं जो इस वक्त 26वीं गिरफ्तारी हुई है। और गौरव आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले को लेकर, संजय आपका भी बहुत शुक्रिया, हितेश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यूकेएसएससी का ये पूरा मामला और इस पूरे मामले में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि सख्त तरह से कार्रवाई होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में कोई भी आरोपी जो है वो बख्शा ना जाए, इसके निर्देश दिए गए और अब तमाम रिएक्शन भी आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।